आ गए आप। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ये राष्ट्रपति श्रृंखला की दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने जाना था राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं और राष्ट्रपति को चुनने का निर्वाचक मंडल के बारे में। आज हम इस वीडियो में इससे आगे की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार, आपका स्वागत करता हूं PKPSTRG अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आते हैं हम अपने टॉपिक पर। राष्ट्रपति, मैं लिख देता हूं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन देखो, जैसे हम अपना छात्र संघ चुनाव लड़ते हैं, विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, सांसदीय का, पंचायती का, ब्लॉक प्रमुख का, जैसे हम ये लोकल चुनाव लड़ते हैं अपने आसपास के, इसमें जो वोट है हम प्रत्यक्ष रूप से डालते हैं, जबकि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष द्वारा, यानी कि हमारे द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष, आपको मैं पहले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी समझा देता हूं। आखिर प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष यानी कि किसी को हम डायरेक्ट संबंध साध रहे किसी से। यदि मैं बात करूं हम अपने सांसद या विधायक के बारे में, यदि हम सांसद को वोट दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम प्रत्यक्ष रूप से अपने किसी प्रतिनिधि को वोट डाल रहे हैं। उसी तरह यदि हम अप्रत्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष में यदि हम राष्ट्रपति को वोट दे रहे तो हम नहीं वोट दे रहे, हम अपने प्रतिनिधि द्वारा राष्ट्रपति को वोट डलवा रहे हैं। हम अपने प्रतिनिधि यानी कि सांसद या विधायक को लेंगे। अब सांसद या विधायक ही हमारे मतलब जिसको हम चाहेंगे उसको वोट डालेगा, क्योंकि वे हमारे प्रतिनिधि है। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। और अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात ही चल रही है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से। तो दूसरी बात यदि मैं लिख देता हूँ तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या पद्धति, प्रतिनिधित्व पद्धति से। इसका मतलब क्या है? देखो, हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारा देश बहुत ही बड़ा है। अब चूंकि इसमें 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्री में कितनी है, आपकी सतर्कता के लिए। जैसे इसमें 28 राज्य है, कोई बड़ा राज्य है तो कोई छोटा राज्य है। अब यदि मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग जनसंख्या 25 करोड़ से भी अधिक है। और छोटा राज्य यदि सिक्किम की बात करूं तो उसकी जनसंख्या तो हमारे एक ज़िले के बराबर भी नहीं है। ठीक है ना? तो यदि अच्छी तरह से हम समझने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, और वहीं यदि दूसरा उदाहरण मिल ले सिक्किम का, सिक्किम में 32 सीटें हैं, जहां 403 लगभग 25 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहीं 32 सीट लगभग 10 लाख आदमियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए हमारी संविधान सभा ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सिस्टम लाया। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से करेंगे, और इसके साथ साथ उन्होंने इसी विधि में एक अन्य विधि का निर्माण किया, जैसे कि एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। इस पद्धति में क्या है? इस पद्धति में आप जब राष्ट्रपति के लिए वोट डालने जाएंगे, आप नहीं यानी कि हमारे प्रतिनिधि, तो इस विधि में जो होगा, प्रतिनिधि अपनी वरीयता क्रम के अनुसार जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, उनको अपनी वरीयता क्रम के अनुसार चिन्हित करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। यदि हम अभी सांसद या विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, सांसदीय विधायक में यदि 3 आदमी हैं, राम, श्याम और मोहन, तो मैं यदि वोट डालने जाऊंगा तो क्या मैं या तो राम को वोट डालूंगा या श्याम को या मोहन को, केवल एक को वोट डालूंगा।
लेकिन एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति में ऐसा नहीं है, हमको वरीयता देनी होगी। इस पद्धति में मैं अपनी वरीयता दिखाऊंगा कि मैं पहले नंबर पर राम को चाहूँगा, दूसरे पर मोहन को और तीसरे पर श्याम को। मैं ऐसे अपनी वरीयता क्रम में वोट दूंगा। इसीलिए राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है अप्रत्यक्ष रूप से बनाई गई है। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों ली गई है, इसका भी एक और कारण है। देखो, चूँकि राष्ट्रपति हमारे देश का एक नाम मात्र का प्रमुख है, चूँकि वास्तविक जो शक्तियाँ है हमारे प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के, मतलब कि मंत्रिपरिषद में निहित है जो वास्तविक शक्तियाँ है। वहीं जो राष्ट्रपति है केवल एक प्रतीकात्मक व्यक्ति है जो हमारे देश का प्रतीक है। राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति हमारे देश का एक कहना वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक कार्यपालिका में सहयोग नहीं देता। वास्तविक कार्यपालिका में केवल प्रधानमंत्री के अंतर्गत आने वाली मंत्रिपरिषद ही है, जिसको मंत्रिमंडल भी कहते हैं। हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन लगभग आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति से होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आखिर 2 मिनट रुकिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, फ़ोन आ गया था। हाँ, मैं बात कर रहा था राष्ट्रपति के निर्वाचन में। राष्ट्रपति का निर्वाचन अब हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में पहले आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में हम एक विधायक का और एक सांसद का वोट का जो मत मूल्य है वो निकालेंगे, वोट वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। हम पहले निकालेंगे एक विधायक की मत वैल्यू। एक पहला निकालेंगे हम किसी राज्य के एक विधायक, कौन सा विधायक होगा, निर्वाचित विधायक का मत मूल्य। इसका सूत्र है पूरे राज्य की जनसंख्या, पूरे राज्य की जनसंख्या बटे अपोन में उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या। यानी कि मैं लिख दूं विधानसभा सदस्यों की संख्या। मल्टीप्लिकेशन हमें गुना करनी है 1/1000 से। ये किसी राज्य के एक विधायक का मत मूल्य का सूत्र है। उसी तरह यदि मैं किसी सांसद की बात करूं, हम सांसद क्योंकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम लिखते हैं किसी एक सांसद के मत का मूल्य। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है ये, मैं लिख देता हूं। सांसद के मत का मूल्य पहले बता दूं। सभी राज्यों की विधानसभा, देखो हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्य में जितने विधायक हैं उनके कुल मत का मूल्य बटे संसद में सांसदों की संख्या से भाग दिया जाएगा। यानी कि मैं लिख के दिखा दूं आपको, तो इसका होगा देश के सभी विधायकों का कुल मत मूल्य बटे संसद के कुल सदस्यों की संख्या, संसद में कुल कितने सदस्य हैं तो मैं आपको बता दूं। संसद में यदि सदस्यों की बात करूं तो लोकसभा में 545 सदस्य हैं, लेकिन इसमें 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो 2 घटा दो तो कितने बचे, 543 निर्वाचित सदस्य है ये। वहीं यदि मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं,
लेकिन चूंकि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो मनोनीत को तो हम इसमें लिखते नहीं कि चुनाव में, तो 12 घटाने के बाद 233 ये सदस्य है। तो टोटल हमारे कितने सदस्य हो गए, इनके कुल सदस्य कितने हो गए, जोड़ के बताओ जल्दी। 6, 7 और 7, 776 सदस्य हो गए इनके टोटल। अब मैं आपको बता दूं, पूरे देश के विधायकों का जो मत मूल्य है, इनका सभी का योग 776 सांसदों के मत मूल्य के बराबर होगा। यदि मैं अपने पूरे देश की बात करूं तो पूरे देश में मैं, आप इसे लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूं। जो मैं बात करूं पूरे देश में, तो पूरे देश में विधायकों का मत मूल्य कितना होगा, पूरे देश के विधायकों का कुल मत मूल्य वो है लगभग 5,43,200, 5,43,200, जबकि सभी यानी कि संसद के सभी सांसदों का कुल मत मूल्य 5,43,231 है ना। ये दोनों सेम, ये दोनों सेम क्यों है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो पद्धति अपनाई गई उसके तहत ये समान है इन दोनों का। तो टोटल हमारे जो देश में मत मूल्य कितना है, जोड़ लीजिए, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 10,86,431 हमारे देश में कुल इतना मत मूल्य है, 10,86,431। चलो जी, बात करते हैं जनसंख्या की। क्योंकि मैंने बताया एक विधायक का वोट निकालने के लिए पूरे राज्य की जनसंख्या को उस राज्य के विधायकों की कुल संख्या से भाग देकर 1/1000 से गुना करनी होती है, ये पता। अब बात आती है इसमें जनसंख्या कौन सी ली जाए। जनसंख्या की बात मैं आपको बता दूं, इसमें जनसंख्या सन 1971 की ली जाएगी। 84वें संविधान संशोधन द्वारा इसको बढ़ाकर 2026 कर दिया गया है। कहने का मतलब कि 2026 तक राष्ट्रपति की चुनाव के लिए जो जनसंख्या का आधार रखा गया वो 1971 रखा गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, मैंने अभी बताया 84वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या आप कमेंट में बता सकते हैं 84वें संविधान संशोधन कब हुआ, बता दीजिएगा। लगभग 1900 में तो नहीं हुआ, ये भी मैंने आपको हिंट दे दिया, या आपको मैं मिटा रहा हूं। देखिए, एक और थोड़ी सी बात मैं बता दूं, हमारे उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में विधायकों की सीटें कितने हैं, यानी विधायकों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की, विधायकों की संख्या हुआ है 403। हमारे उत्तर प्रदेश के विधायकों की संख्या है 403। और यदि मैं बात करूं विधायकों की संख्या के अलावा एक विधायक का मत मूल्य कितना है, यदि मैं लिखूं एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य है हमारा उत्तर प्रदेश का 208। तो पूरे जो विधायक है हमारे 403, इनका यानी पूरे उत्तर प्रदेश में से कितना मत मूल्य बनेगा, तो आप कैलकुलेशन करके बताइए मुझे कितना है। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये लिख रहा है 403 मल्टीप्लिकेशन बाई 208, 83,824, 83,824। ये हमारे केवल उत्तर प्रदेश से ही इतना मत मूल्य है। यदि मैं बात करूँ सिक्किम की, सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम की जो विधायकों की संख्या है, सिक्किम में विधायकों की संख्या है, कितनी है विधायकों की संख्या सिक्किम में, विधायकों की संख्या सिक्किम में विधायकों की संख्या है 32। सिक्किम में विधायकों की संख्या है 32 और एक विधायक का मत मूल्य, एक
विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य कितना है 7, एक विधायक का मत मूल्य बराबर है 7। तो टोटल सिक्किम में से कितने जो मत मूल्य निकलेगा देखते हैं। 7 दूनी 14, 1 7 3 21, 224। इसी तरह हम छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड इन सब का मत मूल्य निकाल लेंगे, उसको टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5,43,231, सॉरी 200। और जो सांसदों का विधायक सांसदों का मत मूल्य है वो है 5,43,231। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आई। अब बात करते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पद्धति के बारे में। एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति या प्रणाली। देखो इस पद्धति में क्या होता है, मैं और हेडिंग डाल लूँ, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। देखो इस पद्धति में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस पद्धति के अनुसार क्या बात है, यह पद्धति बताती है कि जितने उम्मीदवार हैं, जितने प्रत्याशी हैं, जो इनको वोट देगा वो उन प्रत्याशियों के वरीयता क्रम में देगा। यानी कि उम्मीदवारों को वोट यानी प्रत्याशी को वोट कैसे मिलेगी, कौन से क्रम में मिलेगी, वरीयता क्रम में वोट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लिया कोई एक राम नाम का लड़का है, राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है, दूसरा श्याम नाम का लड़का है, ये भी उम्मीदवार है, और तीसरा राहुल, एक और मान लेता हूँ दीपक। ये 4 लड़के हैं जो राष्ट्रपति बनने के लिए इच्छुक हैं। इन्होंने राष्ट्रपति के लिए अपना आवेदन दिया, इन्होंने 50-50 प्रस्तावक ले गए, क्योंकि मैंने कल बताया था कि एक राष्ट्रपति को बनने के लिए न्यूनतम 15,000 और प्रस्तावकों की संख्या 50 और अनुमोदकों की संख्या भी 50 होनी चाहिए। ये मैंने आपको कल बताया भी था। ठीक है, चलो राम, श्याम, राहुल, दीपक ये आ गए। अब ए आदमी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है। ये कुछ आदमी हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने आए। ए ने बैलेट पेपर पर समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल सिस्टम है, इसको समझने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। देखना, सुनो। ए ने सोचा कि मैं अपनी वरीयता क्रम में पहले श्याम को दूंगा, यानी कि मैं पहले श्याम को राष्ट्रपति के रूप में चुनना चाहता हूँ। उसके बाद यदि श्याम नहीं बना तो मैं राम को देता हूँ, फिर मैं देता हूँ राहुल को तीसरी और दीपक को चौथी। ठीक है, उसी प्रकार बी आए। बी महोदय कहते हैं देखो मैं पहली राम को दे देता हूँ वरीयता, दूसरी वरीयता देता हूँ मैं राहुल को, तीसरी वरीयता देता हूँ मैं दीपक को। दीपक लेकिन श्याम को वरीयता हमने नहीं दी। ऐसा भी कर सकते, लेकिन इसका भी नियम है। हम वरीयता देते समय ऐसा पहले 1 को वरीयता देंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। हम ऐसा नहीं है शुरुआत में आके कि हम राहुल को नहीं चाहते, हम केवल एकदम दूसरे पे, यानी कि मैं एकदम डायरेक्ट आके श्याम को कह दूँ कि श्याम हम दूसरे नंबर पे चाहिए। यानी कि जब मैं एग्जाम्पल लिख के दिखा दूँ आपको, यदि मैं शुरू में आके कह दूँ कि हम श्याम को दूसरी वरीयता देंगे, राहुल को चौथी और दीपक को तीसरी वरीयता देंगे, लेकिन इसमें पहली वरीयता गायब है, तो यही गलती के कारण इनको अवैध वोट घोषित कर दिया जाता है। ऐसे हम वोट नहीं डाल सकते, ठीक है ना। ऐसे ही डी आए। डी महोदय ने इनको तीसरे नंबर की वरीयता दी, राम को, श्याम को पहले नंबर की वरीयता दी, राहुल को चौथे नंबर की वरीयता दी और दीपक को दूसरे नंबर की वरीयता दी। ऐसे करते 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 सब अपनी अपनी वरीयता देते गए। यह बात यहाँ तक थी, ठीक है। चलो अब मान लेते हैं, देखो मैं इस साइड लिख दूँ, मान लेते हैं राम को कितनों ने वरीयता दी, पहली वरीयता राम को, पहले तो टोटल वोट बता दो आपको, टोटल वोट कितनी पड़ी। मान लिया कुल वोट जो हमें पड़ी, कुल मतदान हुआ वो हुआ 1000 का, 1000 वोट टोटल हुई।
1000 में से जो वैध वोट थी, वैध वोट कितनी है? मान लिया कुछ ऐसे गड़बड़ी कर दी किसी ने डालते समय वोट, तो मान लिया ये 80 वोट निकल गई, 920 वैध वोट हो गई। ठीक है, चलो जी। अब चूंकि एक और क्राइटेरिया है न्यूनतम कोटा का राष्ट्रपति के लिए, वो क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, जैसे हम अपना छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं, प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, या ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ते हैं, इसमें क्या है, इसमें जिसके जितने ज़्यादा वोट वो हमेशा जीतता है। ऐसे ही होता है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल इन्हीं में ले लूँ शुरुआत में इसे समझाने के लिए। यदि राम को 500 वोट मिले, श्याम को, राम को 500 नहीं 300 वोट मिले, श्याम को 400 वोट मिले, इसी तरह इसको 200 वोट मिले और दीपक को 100 वोट मिले। नॉर्मल छात्र संघ विधायक वाले यदि हम इस चुनाव लड़ते तो इसमें सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले? श्याम को। तो हम कौन विजेता घोषित करते? हम श्याम को विजेता घोषित करते। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसे नहीं है। राष्ट्रपति में कम से कम न्यूनतम कोटा होना चाहिए। तो न्यूनतम कोटा कैसे होगा मैं आपको बता दूं। न्यूनतम कोटा देखते हैं। न्यूनतम कोटा का सूत्र है कुल वैध वोट। वैध वोट कितने पड़े? 920 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि कितने हो गए? 460 प्लस 1, ये हो गए 461। जो व्यक्ति 461 वोट प्राप्त कर लेगा कम से कम वही राष्ट्रपति बनेगा। जबकि यहाँ क्या था, जिसको ज़्यादा वोट वो छात्र संघ का चुनाव जीत गया, प्रधानी का चुनाव जीत गया, या फिर ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीत गया, जो भी कुछ है नॉर्मल। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए ऐसे नहीं है। राष्ट्रपति के लिए 461 वोट होना जरूरी है। चलो जी, ये बात थी, मैं इसको समझाना चाह रहा था शुरुआत में। हमको यहाँ तक बात समझ में आई। न्यूनतम कोटा 461। चलो अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। हमने देखा कि पहले वरीयता में किसको कितनी कितनी वोट मिली। तो हमने पाया टोटल वोट 920 थी। राम को लगभग 300 वोट मिली, श्याम को 200 वोट मिली, राहुल को कितनी, इसको 300 मिली, 300, 300, 600, 800 और दीपक को मिली 120। इस हिसाब से तो कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन पाया बिल्कुल। अब होगा क्या, इसमें सबसे कम वोट किसको मिली? सबसे कम वोट मिली दीपक को। दीपक को सबसे कम वोट मिली, यानी कि दीपक राष्ट्रपति की रेस से बाहर। अब दीपक को कितनी वोट मिली टोटल? 120। दीपक को 120 वोट मिली। अब जो ये दीपक को वोट देने वाले थे 120 आदमी, अब 120 में देखेंगे कि इन्होंने कौन से को दूसरे तीसरे चौथे वरीयता में अपने को मतलब कि प्रतिनिधियों को रखा था। तो मान लेते हैं दीपक में 420 में से 40 राम को थे वरीयता में सेकंड क्रम के, और 80 नहीं, इसको मैं मान लेता हूँ 60 श्याम को थे, और बाकी कितने बचे? 20 राहुल को थे। तो ये वोट ट्रांसफ़र हो गई इनको, बाकी को देख लो 60, 20, 100, 120, 60, 40, 100, 20, हाँ 120 हो गए। यानी कि दीपक की जो वोट वैल्यू है ट्रांसफ़र हो चुकी। चलो अब दूसरे का देखते हैं टोटल कितना आया। दीपक तो रेस से बाहर, चलो जी आ जाओ। दूसरे का देखते हैं टोटल कितना आया। ये आया है 340, ये आया है 260 और ये आया है 320। अब भी न्यूनतम कोटा 461 है, अब भी कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया। चलो जी, सबसे कम इसमें किसने लिया था? सबसे कम श्याम वाला था, यानी कि श्याम भी राष्ट्रपति की रेस से बाहर। अब श्याम को टोटल कितनी वोट पड़ी थी? 260। श्याम को वोट पड़ी थी 260।
अब हम शाम वाले को ले गए, हम शाम वाले में देखेंगे कि इसकी वोट दूसरे क्रम में, यानी कि वरीयता क्रम के दूसरे नंबर पर कौन था। तो शाम की जो जो वोट थी, अब टोटल जोड़नी शुरू कर दी मैंने। लगभग 160 वोट राम के पास चली गई और 100 वोट राहुल के पास चली गई। तो टोटल राम के पास कितनी वोट हो गई? 500। वहीं राहुल के पास कितनी वोट हो गई? 420। तो इस हिसाब से न्यूनतम कोटा कितना था? 461। राहुल 461 प्राप्त नहीं कर पाया क्योंकि इसके पास अभी 420 ही वोट है, और जो हमारे राम थे वे 500 वोट के साथ हमारे कौन बन गए? राष्ट्रपति। ठीक है, यह थी एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के बारे में। ठीक है, हमने इनको राम जी को राष्ट्रपति बना दिया। अब हमारे देश का जो राष्ट्रपति है राम है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी चुनाव लड़ाया था तो उसमें राम को हमने विजेता घोषित कर दिया। यदि अभी आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, चलो अब हमने इसको राष्ट्रपति बना दिया, इनकी मतगणना भी हमने कर ली। अब राम को क्या क्या मिलेगा? राम को सुविधा क्या मिलेगी? राम को उपलब्धियाँ क्या मिलेगी? उनके वेतन भत्ते, अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप इसको उतारिए। मैं आपको बता दूं, अभी तक दूसरे दौर के जो राष्ट्रपति बने हैं, जो दूसरे वर्ग में बने हैं, वे हैं वी गिरी, जो 1969 में बने थे। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दूसरे दौर के बने। अभी तक पहले ही दौर के में राष्ट्रपति बन चुके सब, लेकिन भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है वी गिरी, जो 1969 में दो चरण की मतगणना में चुने गए थे। ये संक्रमणीय मतदान पद्धति का भी निपटा दिया काम। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। वैसे राष्ट्रपति को शपथ भी दिलानी थी, क्योंकि हमने राम जी तो जिता ही दिए, तो हम पहले शपथ दिला लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे शपथ दिलाने के बाद जब राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेगा तो उसको क्या क्या सुविधा मिलेगी इसको। तो फिलहाल पहले से देखते हैं राष्ट्रपति की शपथ की। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखो, राष्ट्रपति को शपथ हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। यदि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के दौरान उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, यानी कि अनुपस्थित है, तो उनके स्थान पर उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे। मैं लिख देता हूँ, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, यदि उच्चतम न्यायालय के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अनुपस्थित हो, तब सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय के, मैं सुप्रीम कोर्ट लिख देता हूं कि वरिष्ठतम, यह शब्द है वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को, न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, यदि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है या राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, उसको भी यही शपथ लेनी होगी। राष्ट्रपति के पद पर यदि राष्ट्रपति जैसे ही कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति, जैसे कि मैं आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति, जैसे कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया और उपराष्ट्रपति आ गए, समझ रहे हो, उपराष्ट्रपति आ गए, उसको जो राष्ट्रपति का पद जब मिलेगा तो उनको भी यही शपथ लेनी होगी, उनको भी शपथ हमारे CJI दिलाएगी। ठीक है ना, ये थी हमारी शपथ।
अब देखते हैं इनके वेतन भत्ते। तो मैं बता दूं, राष्ट्रपति को एक सरकारी आवास मिलता है जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, और इनको सैलरी के रूप में 5 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं। इनको पेंशन भी मिलती है रिटायरमेंट के बाद, जो इनकी सैलरी की लगभग आधी होती है, 50%। इनको सभी फ्लाइट्स, रेल और यातायात, यानी कि नंबर 1 की जो यातायात सुविधाएं हैं वो सबको फ्री में इनको उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रपति के कार्यालय खर्च के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए इनको दिए जाते हैं। इसके साथ यदि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो इनके जो घर वालों को इनकी आधी पेंशन मिलती है। समझ रहे हो? तो मैं लिख देता हूँ राष्ट्रपति की वेतन भत्ते। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते। देखो, राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं, 5 लाख रुपए पर मंथ, यानी कि प्रति माह। जब ये पेंशन पर जाते हैं यानी कि रिटायर होते हैं तो इनको पेंशन मिलती है, इनकी सैलरी की पेंशन क्या मिलती है? सैलरी की 50%। सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपए, सैलरी की 50% इनको पेंशन मिलती है। अब बात आई ये कहाँ से मिलेगी? तो ये जो इनकी राष्ट्रपति की जो पेंशन होती है संसद बनाती है, संसद विधि द्वारा तय करती है, संसद विधि द्वारा तय करती है इनकी जो पेंशन हुए, वेतन हुए। और यह भारत की संचित निधि पर, किस पर? संचित निधि पर भारित होती है, संचित निधि पर भारित होती है। भारत के राष्ट्रपति की जो सैलरी है हमारे संसद द्वारा तय की जाती है और संचित निधि पर भारित होती है। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और उपलब्धियों में संसद कोई भी नकारात्मक प्रभाव या चेंज नहीं कर सकती। संसद इनके वेतन भत्तों को घटा नहीं सकती, केवल बढ़ा सकती है जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है। आज हमने जाना राष्ट्रपति के बारे में इतना, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति के वेतन भत्तों के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।